नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है ज्योग्राफी की। तो चलिए, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए, जितने भी जहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे अपन। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव संसाधन। मानव संसाधन। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग ही प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY ये आ चुका है भाई। PKVY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। 2016 से 2020 इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। आई बात समझ में? 2015 में PKVY कब शुरू की गई? 2015 में। क्या लक्ष्य था? 1 करोड़, है ना। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? जनसंख्या वितरण है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। यहाँ से कथन कारण वाले यहाँ पर समझ पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। कितना? 30%। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय उच्च अक्षांशीय, इसका मतलब ये है ना, ये अक्षांश है, ये देशांतर है, तो ये ऊपर वाले अक्षांश है ना, ये वाले उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों उच्च पर्वतों विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, है ना, उच्च अक्षांशीय। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% लोग केवल 10 लोगों में रहते हैं। इन सभी देशों में इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। बताइए, विश्व के केवल 10 देशों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये याद कर लेते हैं।
विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। जनसंख्या मिलियन में सबसे ज़्यादा है चीन। अब भाई भारत है टॉप में अब 2023 में। ठीक, चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत। यूएसए में काफ़ी कम है, इसी वजह से तो विकसित है भाई। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, है ना। जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन। विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर देशों को चिन्हित करें। जब चीन है ना, अब भारत है टॉप पे। भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान की काफ़ी कम जनसंख्या है भारत से। पाकिस्तान आई बस समझ में, यानी कि पाकिस्तान जिसे तो आपने में 3-4 देश बन जाए। बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। रूस की देख, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसके पास में रही है, इतनी सी जनसंख्या है। भारत की जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े भारत श्रृंखला 1 पेपर 1 2011 है। इधर क्या है, चित्र 5.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में किसे महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। केवल 5%, केवल 13%। 5.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12%। देखें, सबसे ज़्यादा तो है ये पीड़ा वाला किस्म है, एशिया में रहते हैं ये लोग। एशिया में बता रहा है एक तरीके से, एशिया में इतने लोग रहते हैं। यूरोप में, ये यूरोप में है, ये कलर वाले है ना, और ये वाले ये है अफ्रीका में, है ना, ये अफ्रीका में है। नीले वाले मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, और रेड वाले उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। ओसेनिया सिर्फ एक बताया औसत तौर से कि हाँ भाई इतनी जनसंख्या निवास करती है। कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है वो। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? 6.6 अरब लोग। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आगे चलते हैं। PKBY हो गया। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप 30%। फिर जनसंख्या घनत्व, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382। 83 नहीं चलेगा, 82 है तो 82 ऑप्शन देगा वो। 382 है, 383 है, 384, 385, 382। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51।
51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये बताइए विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। दक्षिण मध्य एशिया। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है? दक्षिण मध्य एशिया में। दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से, ये क्या पूछ रहा है, जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत बड़ी हुई दिखती है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र, जबकि एंडेज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है भाई, स्थलाकृति है ना, पूछ लेगा वो। बताइए निम्न में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में नहीं है? जब स्थलाकृति है, जलवायु है। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश है ना, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगुई, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगुई, चांगजियांग पूछ सकता है वो। बताइए चांगजियांग किस देश की नदी है? चीन। हांगुई, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी। नील नदी चीन की समझ रहे थे अपन, मिस्र की है भैया। के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगुई, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी। जब देख, मिस्र में तो है नील नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में, और चीन में हांगुई और चांगजियांग क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियों में घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। खनिज भाई, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका को हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। कौन कौन हो गए? एक तो स्थलाकृति है। बताइए निम्न में कौन सा भौगोलिक कारक नहीं है? यहाँ पर है, स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल है, खनिज है। 5.2 को देखें। पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में है। संसार के मानचित्र पर उन विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। आगे चलते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में दुबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं।
जापान में ओसाका और भारत में मुंबई। 2 घनी बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण है। सांस्कृतिक कारक, वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन, अगला आ रहा है अब जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। ये क्वेश्चन आ गया था भाई, कौन सा आ गया था कि ये बताइए 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब। अब ये ऑन NCERT बुकों में तो है, लेकिन जो गाइड है उनमें नहीं है ये क्वेश्चन। उनमें तो आंकड़े दे रखे भर भर के। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1804 में 150 वर्षों बाद 1959 विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुँच गई। 1804 में कितनी? 1 अरब। और 1959 में 3 अरब पहुँच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। आई बात समझ में? देख ये कह रहा है 1804 में 1 अरब थी, अब 150 वर्षों में हुई है या 3 अरब। आई बात समझ में? जबकि 1959 से 1999 के बीच में 30 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दोगुनी हो गई, यानी कि 3 अरब से 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जब सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी अरब? 1 अरब है ना। और 150 वर्षों में 1959 में 3 अरब, 1804 में 1 अरब, 150 वर्षों बाद 1959 में 3 अरब और 1999 में यानी 30 वर्ष में 6 अरब हो गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रवास किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में
लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं या आ सकता है। उत्प्रवासी कहते कैसे हैं या अप्रवासी कहते कैसे हैं? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं ना, आ से आते, आ से अप्रवासी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अप्रवास। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास कर जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। दोबारा देख लें। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, यानी कि दुनिया जनता के आने से हैं, लोगों के आने से। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। सही बात है भाई, ये दे दिया है ना। अप्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में आता है, जैसे कि ये देश है, यहाँ से ये इसमें जा रहा है, तो इसमें होगा अप्रवास, इसमें होगा उत्प्रवास। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, उत्प्रवास। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। जन्म दर, ये जन्म दर है ना, ये मृत्यु दर है। पाँच पैदा हुए हैं, 2 मरे हैं, बता रहा है वो उदाहरण के तौर पे। जनसंख्या स्तर 3 जन्मे हैं, 3 मरे हैं, है ना। और जनसंख्या में कमी, जन्म दर उदयी है, मृत्यु दर अधिक है। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, इससे पहले कुछ देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि। $500 ईसा पूर्व 100 मिलियन, है ना, और एक सन में यानी कि 170 मिलियन, फिर 1000 ईस्वी में
265 मिलियन। 1500 ईस्वी में 425 मिलियन। 1800 ईस्वी में 900 मिलियन। फिर ये जनसंख्या वृद्धि बता रहा है। हाँ, 1800 में बढ़ी है। फिर 1900 में 1625 मिलियन। 1950 में 2500 मिलियन। 1974 में 4000 मिलियन। 1974 में 4000 मिलियन। 1999 में 6000 मिलियन। 6000 मिलियन। और 2025 में भाई कितनी बता रहा है? 8525। 8525 मिलियन। काफ़ी बढ़ गई यार। देख, 1974 में 4000, यहाँ से देख लो 50 में 2500 मिलियन। 1950 में ना, 1950 में 2500 है। 1974 में 4000, 2500, 4000, फिर 6000 के तेक में 99 में 6000, और 25 में यानी 25 साल में 8525। जीवन प्रत्याशा क्या है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। वैसे ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना? ठीक है, 6 अरब हो गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच, ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है ना, के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब वो क्या देगा? वो ये देगा, बताइए प्राकृतिक दर से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लिया बने। उत्प्रवासी क्या है, आप्रवासी क्या है? वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। आप्रवास है ना, उत्प्रवास देख लेते हैं। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। भाई बस उत्प्रवासी। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों को बाहर जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। आप्रवास, एक तो आप्रवास और एक उत्प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। पाँच सौ ईसा पूर्व। जनसंख्या तो इनमें तगड़ी बढ़ी है, 1950 से राख ले तो, है ना। ले आनी लागी भाई। जीवन प्रत्याशा जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382। PK BY। अब है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 5.5 5.5 ये है 5.5, है ना। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 5.5। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। निम्न तो जन्म दर है और मृत्यु दर वो भी निम्न है। किसमें? यूनाइटेड किंगडम में। ये वर्ड है भाई, जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दर है। जब देखें अति उच्च है ये नीला वाला, इसमें तो अफ्रीका ही है भाई। अफ्रीका है सबसे ज़्यादा। अपने शायद बिहार है, बिहार नहीं, शायद ये असम वगैरह है। अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा, एक ये और जगह है ये। फिर उच्च 2 से 2.9, 2 से 2.9, 2 से 2.9, 2 से 2.9 हैं, 2 से 2.9 ठीक है। 2 से 2.9 ये काफ़ी एरिया है। इसमें भी अफ्रीका है फर्स्ट नंबर पे, दक्षिण अमेरिका में भी है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है। भारत में नहीं है यार, भारत में नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद में है आदर्श स्थिति। आदर्श स्थिति,
आदर्श स्थिति है पढ़े, है ना, आदर्श स्थिति। निम्न 0.9 या कम, 0 या हास। ये सेम से दिख रखा है, जो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, वैसे इधर दे रखा है ये, और भारत में भी है आदर्श स्थिति शायद, कलर नहीं दिख रहा सही है। विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दर है। अब है जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बहुसंख्यक देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिकाओं को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, है ना, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आयु के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? आदर्श स्थिति में आ रहे हैं अपन, ये है ना। इसके बाद में जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ये पढ़ लिया ना अपन ने, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएँ कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु, लिंग और पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे, निचले भाग। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये बताना क्या चाह रहा है? एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे, निचले भाग। एक जनसंख्या पिरामिड यानी कि ये बता रहा है ना, देख 85 प्लस से कम है, 80 से 84 वाले भी कम है, 75 से 79 एज वाले भी कम है। सबसे ज़्यादा है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, फिर 15 से 19। पुरुष से स्त्री, पुरुष स्त्री बराबर में लगभग सेम ही है ना। पुरुष का ज़्यादा है शायद, पुरुष का ज़्यादा है।
वह क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। वह क्या है? ये देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अब हम तीनों देशों का अध्ययन करते हैं। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। यहाँ से पूछ लिया जाता है यार क्वेश्चन, इस वजह से आगे चलते हैं। है ना, क्या कहाँ थे अपन? 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है। मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या प्रमाण एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। युवा आश्रित लोग, बताइए युवा आश्रित लोग में कितने वर्ष के आयु के लोग आते हैं या पर बच्चे आते हैं? 15 वर्ष से कम आयु के। और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। 15 और 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। आई बात समझ में? 15 से 65। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है ना, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इसे कन्या का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। कन्या का पिरामिड, पुरुष और स्त्री। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को कन्या का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र 5.8। मतलब जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, यह युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड दृष्टिगोचर होता है। चित्र 5। इसी प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। युवा सापेक्षित अधिक है, इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। पुरुष और स्त्री, भारत का पिरामिड। बात समझ में नहीं आई यार। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है ना मृत्यु दर, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र 5। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले ना मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। ये अपना है भारत का पिरामिड।
कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा 5.9। कम जन्म दर वाले जापान में लगी है भाई। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन, उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवसर ही शिक्षित किया जाना चाहिए। वो बात तो सही है, लेकिन जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षण, रोजगार और ये तो देना चाहिए ना। जो ये संसाधन है, जनसंख्या संसाधन, इसका उपयोग में तो लिया जाना चाहिए ना। जो जैसी योग्यता रखता है उस अनुसार उसको काम तो मिलना चाहिए ना। चाहे कितने भी मंथली के पैसे दें, लेकिन पैसे तो देना चाहिए ना। जापान का पिरामिड, ये जापान का पिरामिड है भाई। केन्या का पिरामिड, आगे चलते हैं। ये वर्ड है भाई, आई समझ में, काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। पूछ लेगा वो कुछ भी। तो बताइए जापान में किस प्रकार के लोग अधिक है, भारत में किस प्रकार का आयु समूह अधिक है। अभ्यास, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किस देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में, क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, बताइए। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, लिखिए। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म, मृत्यु और विवाह। परिवर्तन होता है। जब यार ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा है उसने, जब देख सुन मेरी बात, ये पूछ रहा है जनसंख्या में परिवर्तन होता है। विवाह का तो पूरे पाठ में उल्लेख नहीं आया, जब हटा इसको तो ना। जन्म, मृत्यु, प्रवास, ख जीवन प्रत्याशा लगवातक है। ऑप्शन से क्वेश्चन टफ बनता है। ये जीवन प्रत्याशा अलग दिया है, विवाह अलग दिया है। ख 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई है, आ गया ना। ये 3 अरब थी, अब 6 अरब हो गई है भैया। जनसंख्या पिरामिड का है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। करते हैं चल।
जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। ठीक है, घना है ना। और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत प्राकृतिक जलवायु और अनुकूल संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। सही है। जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति और अस्पताल क्रियाकलाप। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। भारत का संविधान, मूल अधिकार। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं इसको ना। भारत का संविधान, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 किस भाग में है? 1, 2, 3, 4 भाग 3 में। 12 से 35 अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन द्वारा प्रदत्त, है ना। 12 से 35 भाग 3 हो गया, 12 से 35 हो गया। मूल अधिकार, समता का अधिकार पूछेगा वो, बताइए निम्नलिखित कौन सा समता के अधिकार में नहीं है। यहाँ पर विशेषता दे देगा 1, 2 और बताइए किस अधिकार में आएगा। समता का अधिकार में है विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। यह है लोक नियोजन के विषय में। अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत समता का अधिकार है। विधि के समक्ष विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, है ना। लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। अब है स्वातंत्र्य अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बलात्श्रम। परिसंकट में कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, है ना। जब समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का। बताइए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। वह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अधिकार में आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, परिसंकट में कार्यों में बालकों को नियोजन का शब्द का प्रयोग देंगे। परिसंकट में वर्डों से ही तो टप पड़ती है बात।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राजनीति से पूर्णतः पहुंचे शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक विषयक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थानों का स्थापन और प्रशासन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार। ठीक है भैया, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 है ना भाई। ये तो वो पार्ट ख़त्म हो गया, वो शुरू का किताब के जो शुरू में होता है ना वो है ये, तो ये पार्ट था भाई। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। भाई जापान बताइए कौन सा जनसंख्या समूह ज़्यादा है, तो क्या बताएगा? तो बताइए केन्या में कौन सी जनसंख्या वृद्धि अधिक है, यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी जा सकती है? अफ्रीका। आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।